जो ये शाखाएं पूरे देश में चल रही, दिल्ली विश्वविद्यालय जितेंद्र मीणा आप बताइएगा जरूर, थोड़ा जोखिम उठाकर, हिंदू अध्ययन केंद्र खुला तो हवन किया था वीसी ने कि नहीं किया था? और आप सोच के बताना, इस देश में नमाज पढ़ने के नाम पर एक कैंपस में विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं? इसलिए आप जब बांट रहे हो, एक तो धर्म को अगर कैंपस में ले आओगे तो एक धर्म को क्यों ले आओगे? और हमने इसी बात को पूछा कि शाखा जब आपके यहां चली गई तो आप क्या चाहते थे, और उनके नजर का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन है? गलगोटिया। उससे अच्छा विश्वविद्यालय कोई नहीं मिलेगा। और अगर ये राज्यपाल बनकर के आपकी वाइस चांसलर कहीं गई, जिसके पूरे आसार हैं इस पॉडकास्ट के बाद, तो मेरा पूरा यकीन है कि गलगोटिया से वही वाली प्रोफेसर यहां लाई जाएगी जो चीन वाले रोबोट को ओरायन कुकुर बना करके पूरा देश में हल्ला मचा देगी। उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। और वाइस चांसलर में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और गलगोटिया वालों से कौन बेहतर? अच्छा, उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली कि चीन का जो वहां का रोबोट है उसका भारत में नाम बदल करके कहा जाए मीट ओरायन। वो कुकुर को पता ही नहीं कि उसके नाम पर पूरे अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हमारे देश में हो गई। इस देश का सैंपल यूनिवर्सिटी है गलगोटिया। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, जब उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो इनके मालिक जेल गए थे घूसखोरी भ्रष्टाचार में, और सरकार बदली और इस समय की सरकार से नजदीकी बढ़ी तो उस AI समिट में सबसे बेस्ट पवेलियन के लिए पहले ही नॉमिनेटेड हो चुके थे, लेकिन सारी गड़बड़ी उसी प्रोफेसर ने कर दी जिसने वो चीन वाले कुकुर को इंडियन बता दिया। इसीलिए पत्ता कट गया। आप ऐसा विश्वविद्यालय इस देश को देना चाहते हैं? आप जब भी यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरिए तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा उन्होंने लिखाया है AI रिसर्च सेंटर। कितना करोड़ रुपया खर्च करते हैं। नेहरू प्लेस में ऐसे ही मिल जा रहा था। और तो और एक उसमें मिला कि एक पराठा बना है AI से। आपने देखा कि नहीं वीडियो? सच से बताइएगा। आपने नहीं देखा ना? आप पीछे हैं, आप बहुत पीछे हैं। इसलिए JNU वाइस चांसलर आपको बहुत आगे ले जाना चाहती हैं, वहां ले जाना चाहती हैं जहां एक पॉडकास्ट में एक आदमी अभी लेटेस्ट उसका आया है। मैं तो भाई देखिए पाखंड और अंधविश्वास का विरोधी हूं, और इन्हीं कैंपसों ने यह सब बताया है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। ये तो महात्मा कबीर पहले ही कर दिया। तो वो पॉडकास्ट में बोल रहा है, अगर आपका बच्चा परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है तो कांच की गिलास में गाय का दूध लीजिए, उसमें तुलसी दल डालिए और ये वाला मंत्र 21 बार पढ़िए, आपका बच्चा टॉप कर जाएगा। मुझे पता था कि इसका पहले प्लेसमेंट चीन में हुआ होगा। ये बहुत देर में यहां आया, और ये खुलेआम आप देश में प्रचारित कर रहे हो अंधविश्वास और पाखंड। एक मध्य प्रदेश का उनका व्यक्ति है, उसने कहा गांव के बच्चों को जाके समझाते हैं, जहां गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां भुखमरी है, वहां जाके कह रहा है बेलपत्री पर शहद लगाकर एक जगह लगा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। वहां उसके साथ भी किसी ने गड़बड़ कर दी, एक अखबार में छपवा दिया कि उसका खुद का बेटा 8वीं में फेल हो गया। बाद में वो सफाई दे रहा था, नहीं बेटा फेल नहीं हुआ, पास हो गया। ये अपने बेटा बेटी को विदेश पढ़ाते हैं, और आपके लिए जो DU और JNU बचा था उसको बर्बाद कर रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरे देश में बनाना चाहते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस देश में शिक्षा, कलम और किताब को बचाने की लड़ाई है। इसलिए बड़ी लड़ाई के लिए हम सबको तैयार होना है। मैं आखिर में कुछ बातें और जोड़ दूं। जब वो UGC का जिक्र कर रही थी और वो कह रही है कि बहुत सीक्रेटली ये काम हुआ, देखा आपने सर, आपने पूरा उसका AI से पूरा लिख के रखे हैं सर, अभी बड़ा उसका काम आने वाला है। और मैं तो कह रहा हूं उसको छपवा कर बंटवाइए। गुपचुप काम हुआ है UGC का, क्योंकि उनको पीड़ा है कि UGC ने जो बिल बनाया उस पर JNU के वाइस चांसलर को बुलाकर राय क्यों नहीं ली। तो जो वो इंटरव्यू ले रही थी उनसे उन्होंने पूछा, अभी लोग डोबियाल साहब ने कहा ये नबी की किससे राय ली, हमसे तो ली नहीं। तो राय उन्होंने एक तो कंपनी से ली होगी, लेकिन संदीप भाई ने आधी बात कही, दूसरी राय RSS से ली होगी, जहां से राय लेनी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सीक्रेटली काम किया गया। एक ग्रुप को ताकत दी गई है कि दूसरे ग्रुप का शोषण करे। अब मैं आपके डियर वाइस चांसलर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी ताकत दी गई है? क्या UGC की कमेटी में कोई भी पनिशमेंट देने का क्लॉज है क्या? आपने कह दिया सर
मैं उसे और आसान भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी में इंटरव्यू देने वालों को हिंदी से बड़ा प्रेम है, इसलिए आपकी बात को मैं हिंदी में वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या समता समिति के पास कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया क्या? हम तो ये कहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन इस सरकार का सबसे घटिया रेगुलेशन है। इसने जानबूझ करके ऐसा नियम बनाया जिससे एक भी एससी एसटी ओबीसी का कोई भला नहीं होने वाला था, इसीलिए ताकि एक तबके से पहले विरोध करवाओ, गाली दिलवाओ। जाति वाली गाली देखिए फिर याद आ गया, प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली दिलवाई, प्राइम टाइम डिबेट हुई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 75 साल पीछे जाने का उनको याद आ गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वाइस चांसलर को भी ब्लैक्स और व्हाइट याद आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वही याद आ रहे थे कि जैसे हम वहां तो नहीं जा रहे कि ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल, व्हाइट्स के लिए अलग स्कूल। अरे उनको ये पता नहीं कि ये देश ऐसे ही पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए बंटा था। ये तो शुक्रिया अदा करो बाबा साहब के संविधान का कि उन्होंने सबके लिए दरवाजा खोल दिया। इसी से आपकी वर्ण व्यवस्था ध्वस्त होती है और इसीलिए आपको मनवाद की याद आती है। और इसीलिए उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम कहां भेदभाव बढ़ाने वाले नियम बना रहे हैं। और याद रखिएगा, मैं आखिर में आप एक बहुत गंभीर बात जो मैं देख पा रहा हूं और आपसे बेहतर बौद्धिक समुदाय कहीं नहीं होगा इस खतरे को समझने के लिए। बिहार के विधानसभा की कार्रवाई से अगर ब्राह्मणवाद शब्द को हटाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए और आज आपको ब्राह्मणवाद बोलने पर रोका जा रहा है और यूजीसी रेगुलेशन का विरोध केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें कहा गया कि एससी एसटी ओबीसी शामिल हो गया। ओबीसी नहीं होता तो देखते ही विरोध नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी की पीड़ा तो कभी उन्होंने जानी नहीं। इस देश में जब मंडल लागू हुआ तो ऐसे ही सड़कों पर इसी तरह के जातिवादियों का उत्पात सामने आया था और मैंने नई वाली किताब में बाकायदे ये बात लिखी। और जो मंडल का विरोध नहीं कर सकते थे वो कमंडल लेकर निकले। ये तो इतिहास है इस देश का। सरकार गिराई। इस बिल में भी अगर ओबीसी शामिल नहीं होता तो इसका विरोध नहीं होता, लेकिन इसको सरकार ने बनाया ही इतना वेद कि 10 में से 7 मेंबर तो नहीं हो सकते। महा फ्रॉड बिल बनी है। मेरी बात मानिए, हम इसको लागू कराने की बात भले कह रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा वाहियात कोई बिल नहीं बन सकती। दिखने में उसका नाम है समता समिति, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होने वाला था। हम कहना चाह रहे हैं और सख्त बिल बनाओ और साफ बिल बनाओ और उसमें एक बस क्लॉज रखना, जातिगत भेदभाव। बाकी के लिए तुम अलग कमेटी बनाओ, तब जाकर के हम मानेंगे कि तुम भला करना चाह रहे थे। दिव्यांग के लिए अलग से कमेटियां बनी होती हैं, महिला के लिए अलग से कमेटी बनी होती है। और इस पूरे प्रावधान में भाजपा सरकार ने साजिश की है कि अगर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जाति के नाम पर शोषण शिकार हुए थे तो इसमें आपने ईडब्ल्यूएस क्यों जोड़ा था? आपने इसमें एससी एसटी ओबीसी के बाद दिव्यांग और महिला क्यों जोड़ा था? हर कैंपस में इस तरह के आपके यहाँ जेंडर सेंसिटिव सेल होते हैं, आपके यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होते हैं, उसको और मजबूत कर देते। इसलिए बहुत बड़ी साजिश है जिसको कोई समझ ही नहीं पाया। उन्हीं के लोग थे और उनको उन्होंने गिरा दिया। और क्या कह रहे हैं कि इस इर्रेशनल है और सरप्राइज्ड है वो कि इस तरह का कानून देश में चल कैसे चल सकता है। और अननेसेसरी थिंग, ये 3 शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे कि इसकी जरूरत ही नहीं। जब आप यहां पर बैठे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में कैंपस में कितना भेदभाव होता है। जेएनयू के लोगों, आप हमें बताना, आपके आंदोलन में हम आए थे जब आपने एक आंदोलन किया। जितेंद्र मीणा यहां बैठे हैं और ये जानते हैं कि एक आदिवासी लड़की को वाइबा में 1 नंबर दिया गया था। अगर उसे वाइबा में 3 या 5 नंबर दे दिया जाता तो उसका पीएचडी में एडमिशन हो गया होता। रिटन में उससे कम नंबर वालों को ज्यादा नंबर देकर एडमिशन लिया गया था। बताइए, आपने इसकी जांच की थी कि नहीं? आपने इस पर प्रोटेस्ट किया था ना? और उनको पता ही नहीं, ये अपने कैंपस को जानते ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। और तो और वो कह रहे हैं इसका ड्राफ्ट नहीं आया था। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना लगता है ऊपर से सीखा है उन्होंने। 25 फरवरी 2025 को यूजीसी ने ड्राफ्ट जारी किया। 8 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह की कमेटी ने उस अपने रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी को पब्लिक डोमेन में रखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है और जो भ्रष्टाचार आपके यहां हो रहा है, आप दिग्विजय सिंह कमेटी का जो 38 पेज का उसकी समरी है और 114 पन्ने की उसकी फुल रिपोर्ट है, उसमें आप जाएंगे 15 नंबर और 16 नंबर पन्ने पर
इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताया है औसतन 5 लाख से 10 लाख रुपए में बीए की डिग्री अशोका, गलगोटिया और ये सारी यूनिवर्सिटी दे रही है। जेएनयू को बर्बाद करके वो महंगी शिक्षा देने के लिए वहां पर ले जा रहे। उसी कमेटी में रिकमेंडेशन है नैक की ग्रेडिंग के लिए घूस दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जो बनी थी उसने ये बात कही कि नैक की ग्रेडिंग के लिए घूस दिया जाता है। तो इसका मतलब घूस देने वाला कौन है? मेरिटधारी लोग होंगे, उनकी मेरिट पर हमें कोई शंका नहीं। इसलिए जो ये उन्होंने कहा इस बात को यहां पर समझना होगा। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक शब्द प्रयोग किया, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। अब आप सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर कहता है कि बहुत सारे नक्सल गांवों में हैं और कुछ अर्बन नक्सल यूनिवर्सिटी में भी बैठे हुए हैं। और उसी तरह से इस पॉडकास्ट में कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इस देश में बढ़ रहा है। जो सोचेगा, जो समझेगा, जो सवाल करेगा, जो आरएसएस से बिना डरे सवाल करेगा, वो उनकी नजर में टेररिस्ट है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? और इसलिए आप इसका विरोध करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि यह, आप सोचिए, ड्रग शब्द का इस्तेमाल किया कि दलित लोग विक्टिमहुड के लिए, कि ऐसा लग रहा है कि नशे की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे वाइस चांसलर को अगर देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए हैं और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाइयों पर कोई अत्याचार मत करो, मेरे जीते जी कोई दलित भाइयों का अन्याय नहीं कर सकता, उनको पहला काम करना चाहिए कि यह बयान देने वाले जेएनयू के वाइस चांसलर को तुरंत रिजाइन दिलवाना चाहिए जो दलितों और पिछड़ों का अपमान करने की बात करते हैं। इसमें कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माफी वो भी मांग सकती हैं कि गलती हो गई, लेकिन हम नहीं चाहते। यह अपमान है उस पूरे इस देश के हजारों साल के संघर्ष का अपमान है। इस देश में जिस समाजवादी और सामाजिक न्याय के आंदोलन में स्वाभिमान आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन चला था, महात्मा ज्योतिबा फूले के आंदोलन को हम आत्मसम्मान आंदोलन कहते हैं। पेरियार के आंदोलन का नाम है स्वाभिमान आंदोलन। तो डिग्निटी का जिसका आंदोलन चला हो, आप उसे विक्टिमहुड की बात करके, यह है इंटेलेक्चुअल आपके सामने सबसे बड़ा खतरा जो मैं देख पा रहा हूं। और इसीलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं, यह कह रही हैं कि इस यूजीसी के बिल से कुछ लोग परमानेंटली विक्टिम हो गए और कुछ लोग परमानेंटली एवेल हो गए। कहां लिखा है इसमें? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इस कमेटी का चेयरमैन होगा और देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 43-44 तो SC ST OBC वाइस चांसलर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी जितेंद्र मीणा बोलेंगे, एक भी प्रिंसिपल दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो तो बताइए, वो इस कमेटी का चेयरपर्सन होगा। वो क्या न्याय देगा SC ST OBC को? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल ही फ्रॉड है। और इस बिल को नाम बहुत अच्छा दिया था क्योंकि इसका नाम समता समिति। हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि समता समिति की जरूरत है, लेकिन ऐसे फ्रॉड समिति की जरूरत नहीं जिससे किसी को समता ही न मिल पाए। और आप नाहक उसका विरोध करवा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने गरीब ब्राह्मण का जिक्र किया, जहां मैं खत्म करना चाह रहा हूं। अपने पॉडकास्ट में उन्हें गरीब ब्राह्मण याद आ गया। हम लोग हिंदी में कहानी पढ़ा करते थे कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मुझे एक कहानी ऐसी नहीं मिली कि एक गांव में एक गरीब दलित रहता था, एक गरीब पिछड़ा रहता था, क्योंकि उसको मान लिया है तुमने कि वो गरीब ही रहता है। आप ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हो? हमने गांव में बचपन में सर एक चुटकुले के रूप में कहानी सुनी कि एक बार एक स्कूल में हेडमास्टर जब चेक करने आया, मैं आपके वाइस चांसलर की याद आ रही है उस हेडमास्टर से, कि बच्चों को जाके पूछा कि आपके बच्चों का इम्तिहान लूंगा। ये मिथकी है, चुटकुला है। और बच्चों को खड़ा करके पूछा कि बताओ शिव की धनुष किसने तोड़ी थी? तो एक सबसे शरारती लड़के के लिए दूसरा उसका दोस्त बोला, सर यही सबसे शरारती है, यही तोड़ा होगा। तो उसने कहा कि मतलब? तो उसने कहा नहीं सर, 2 दिन से मैं आया ही नहीं, मैं कैसे तोड़ूंगा? तब तक मास्टर जी आ गए। तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है आपके क्लास में? तो क्या हुआ सर? तो कहा कि हमने इन बच्चों से पूछा कि शिव की धनुष किसने तोड़ी, तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ी। ये कह रहा हमने नहीं तोड़ी। तो मास्टर बोल रहा है, छोड़िए सर, बड़े शरारती हैं, किसी ने तोड़ी दी होगी। ये चुटकुले चलते थे एक समय इस देश में। जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल, आपके घूसखोर वाइस चांसलर वाली बात से मुझे याद आया, प्रिंसिपल के पास जाकर वो शिकायत करता है
कि आपके कॉलेज में स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि शिव की धनुष किसने तोड़ी। तो प्रिंसिपल कहता है कि सर ये इलाका ही बड़ा बदमाशों का है, कोई ना कोई तोड़ी दिया होगा, छोड़िए हम नई बनवा देंगे, आप इसको कुछ ले दे करके ऊपर बात मत पहुंचने दीजिए। हमने चुटकुले एक समय सुने थे, आप इस देश के कैंपसों को वहां ले जाना चाहते हैं, आप यहां पर तर्क विवेक और वैज्ञानिकता नहीं चाहते, इसलिए आप कैंपस में सोचने समझने वालों को या तो रस्टिकेट करना चाहते हैं, या नौकरी से निकालना चाहते हैं, या उनका प्रमोशन रोकते हैं, या उनके ऊपर कमेटी बिठाते हैं ताकि वो अपने को बचाने में लगे रहें और उन बड़े सवालों तक कोई लड़ाई न जा पाए जिसमें फीस महंगी की जा रही है, जिसमें हेफा बनाया जा रहा है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इस वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए कि मीडिया आपका मजाक उड़ाता है कि जेएनयू को पैसे की किल्लत है इसलिए अपनी कुछ जमीन वो लीज पर रखना चाहता है और जेएनयू पैसा वहां से लेना चाहता है। बताइए यही विश्वविद्यालय आपके देश को चाहिए था? 455 करोड़ रुपए लोन में हेफा किया आपके विश्वविद्यालय, हेफा बनाकर पिछले 5 साल में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन विश्वविद्यालयों पर आ गया। विश्वविद्यालय मुनाफा के अड्डे बन गए और आप हर विश्वविद्यालय में, देश भर में केवल जेएनयू ही है, डीयू में अब वो लड़ाई नहीं हो पा रही है और डीयू में प्रॉक्टर 1 महीने के लिए कह रहा है कोई नारेबाजी नहीं होगी। जब वहां पर यूजीसी के विरोध में आंदोलन हुआ तब सबको अलाउ था, जब यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हुआ तो चीफ प्रॉक्टर की नोटिस आ गई। जेएनयू वालों, आपके ऊपर बस ये आखिरी कुछ हमले इसलिए हो रहे हैं कि आप हार गए तो पूरे देश में शिक्षा की लड़ाई हार जाएगी। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जेएनयू एसयू इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि भाजपा जहां जहां हारती है छात्र संघ चुनाव, वहां छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई छात्र संघ चुनाव नहीं होता और जहां वो हारते हैं वहां चुनाव ही नहीं कराते क्योंकि वहां अभी भी चुनाव ईवीएम से नहीं होता और एसआईआर उसमें हो नहीं पाता, इसलिए वो चुनाव हार जाते। और आप किसी तरह लड़कर बचाए हुए हो, इसलिए मैं जाते जाते इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आज इस देश में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसको लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जंग को तब तक लड़ना चाहते हैं जब तक कलम और किताब हर हाथ में पहुंचे। ये लोग, सारा गणवेश तो विदेशी है, टोपी का रंग काला है, नाम स्वदेशी का, और लाइफ इंश्योरेंस में भी 100% एफडीआई खोल दिया, आत्मनिर्भर का नारा दिया और चीन से व्यापार बढ़ा दिया। अभी तो एक फाइल खुली है, अभी तो जाने कितनी फाइल खुलनी बाकी है, लेकिन ये लोग नैतिकता का, मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब में जो बात कही है वहीं से अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि एक जमाने में जब हजरत मूसा जनगणना के लिए जा रहे थे तो एक तंबू बनाया उन्होंने कि ये पवित्र तंबू होगा और इस पवित्र तंबू पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। उससे मैंने एक प्रतीक लिया और मैंने कहा कि आज इस देश में 2 तंबू तान दिए गए हैं, एक राष्ट्र का और एक धर्म का। जब भी इस देश का कोई नागरिक अपने नागरिक हक के लिए सवाल करता है तो राष्ट्र का तंबू खतरे में आ जाता है और जब भी इस देश के दलित पिछड़े अपने सामाजिक न्याय और संविधान की बात करते हैं तो धर्म खतरे में आ जाता है। इसलिए इन फर्जी तंबुओं को यह बात कहने की जरूरत है कि इस देश को, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने, इस देश के कमेरा लोगों ने, इस देश के मेहनतकश लोगों ने, संविधान में यकीन रखने वालों ने इस देश में समानता की लड़ाई लड़ी और समता और न्याय जब तक नहीं होगा ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। और संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने वाले लोग आज हुकूमत में हैं तो अपने एक व्यक्ति को खुद ही वीर साबित कर रहे हैं। तुम्हारे वीर कहने से कोई नहीं होगा, हुकूमत बदलेगी, तुम्हारा वीर फिर वापी वीर हो जाएगा। हम जिसको वीर कहते हैं वो शहीद आजम भगत सिंह है, वो बाबा साहब अंबेडकर है, वो डॉक्टर लोहिया है और वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश को इतना समता और न्याय दिलाया था। हम जेएनयू को भी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, हम शिक्षा को भी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और ये बात कहते हुए कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।